हेलो। लॉस ऑफ मोशन में फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। राइट, लास्ट लेक्चर में ये सारे डेरिवेशंस देखे। फोर्स और एक्सेलरेशन, जब बॉडी ऊपर जा रही है, जब बॉडी नीचे आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो इक्वेशंस ऑब्टेन करना है, ये तुम्हें अच्छे से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है वर्क डन का कैलकुलेशन। ये सिंपल है, अगर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो तो एक्सेलरेशन मिल गया। राइट, और फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो तो वर्क डन भी मिल गया, क्योंकि वर्क डन का भी सिंपल फॉर्मूला है। कैसे डिफाइन करते हैं वर्क डन को? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वर्क डन क्यों होता है, क्यों हमें किसी चीज को धक्का मारना पड़ता है? हमें इसीलिए धक्का मारना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद एक छोटी सी फूंक मारते ही वो चीज कहीं पे चली जाती, जैसे कि स्पेस में, है ना। फ्रिक्शन नहीं है, अब ये पेन पड़ी हुई है, इसको एकदम माइल्ड टच तो ये जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। सो ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स, राइट, फ्रिक्शन जितना होता है। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू द फ्रिक्शन, या तो ऐसा कह सकते हो फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरे हिसाब से नोटेशंस है, फिगर के हिसाब से उन लोगों ने एफ और पी लिया हुआ है। तो एक्सटर्नल फोर्स विल बी, शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू। तो रिप्लेस करेंगे तो वर्क डन मिलेगा एफ एस, फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इतना वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। एन का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। फिर आता है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो रफ इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर ले जाने के लिए फोर्स कितना लगेगा? ऑलरेडी ये हमने यहाँ पे ढूंढा हुआ है कि बॉडी को अप द इंक्लाइंड प्लेन तो कितना फोर्स लगेगा। ये शायद फर्स्ट नंबर का, हाँ ये रहा, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। सो लेट अस यूज इट। और ना भी याद हो तो हम उसको बहुत आसानी से डिराइव कर ही सकते हैं। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो यहां पर ये जो P लिखा हुआ है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और एज पर द फिगर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखी ड्रॉ करती हुई, और ये स्मॉल फोर्स जो है फ्रिक्शन है। तो ऊपर ले जाने के लिए मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? सो मिनिमम, इक्वल टू डाला है ना तो मिनिमम, अदरवाइज इससे ग्रेटर ऐसा लिखना बेटर रहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू। एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? अपवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा प्लस f। इक्वेशन अगर याद भी नहीं रहते ना तो ऐसे तुम बना ही सकते हो। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg cos थीटा जितना। ये नॉर्मल रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सो mg cos थीटा। ये फोर्स आ गया। अब फोर्स आ गया है तो वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। तो mg कॉमन निकाल दो, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे मेन जो फंडामेंटल चीज है वो यही है कि फोर्स ढूंढना। अगर फोर्स ढूंढ लेते हो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा और फिर वर्क डन भी मिल जाएगा, राइट। जो भी चाहिए वो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये थियोरेटिकल पार्ट है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होने के क्या क्या फायदे हैं, राइट। तो बचपन में पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, ये सब याद ही होगा। तो वॉकिंग पॉसिबल नहीं होती अगर फ्रिक्शन नहीं होता, राइट। हम स्लीप हो जाते। नो टू सरफेसेस विल स्टिक टू ईच अदर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, राइट। जैसे वॉल के ऊपर ये स्क्रीन लगी हुई है, फ्रिक्शन की वजह से जो भी नट बोल्ट है वो पकड़ के रखते हैं। ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल फ्रिक्शन की वजह से काम करते हैं। नट एंड बोल्ट फॉर होल्डिंग द मशीनरी पार्ट आर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, पेन, विद द पेन फ्रिक्शन की वजह से है।
ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मशीन टू अदर पार्ट, मैंने यहां से कुछ फेंक के मारा, राइट, तो ये फेंका मैंने, फ्रिक्शन की वजह से ही मैं इसको होल्ड कर पाया और दूसरी तरफ फेंक पाया, राइट। मोशन का ट्रांसफर चेन्स होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही वो चेन्स अपना जो पावर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकती है, या एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाती है। एडहेसिव्स, फेविकॉल एक एडहेसिव है, ग्लू एक एडहेसिव है, दो अलग अलग सरफेस इसको चिपकाता है, वो लोग फ्रिक्शन की वजह से ही काम करते हैं, या फ्रिक्शन ही काम करने का फंडामेंटल है। क्लीनिंग विथ सैंड पेपर से ऐसे घिसाई करते हैं सरफेस को स्मूथ करने के लिए, फ्रिक्शन की वजह से सैंड पेपर तो कितना रफ होता है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से ही उसको क्लीनिंग के लिए कह दो या सरफेस को स्मूथ करने के लिए कह दो। फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर की वजह से गाड़ी चल पाती है। फ्रिक्शन बिटवीन द मैच स्टिक एंड द मैच बॉक्स इज द रीजन व्हाई मैच स्टिक कैचेस अप द फायर। डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अल्टीमेटली हमको वर्क डन करना पड़ता है, या हम व्हीकल में फ्यूल डालते हैं उस फ्यूल से वर्क डन होता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर, व्हीकल के टायर्स खराब हो जाते हैं, बहुत चल चल करो तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हाथ से काफी काम करो तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयर होता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द हीट, राइट, विच damages the machinery and lowers its efficiency। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शन के, थियोरेटिकल पॉइंट से याद रखने चाहिए, स्कूल बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। कैसे फ्रिक्शन को रेड्यूस कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं, ग्रीस है, ऑयल है, राइट। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जैसे जरूरत के हिसाब से मटेरियल का सिलेक्शन करो, राइट। बाय स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है शेप ऐसा बनाना है कि हवा की वजह से जो ड्रैग लगता है या हवा की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो छोटा हो जाए। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब कुछ ऐसा ही है जैसे एरोप्लेन के पंख कुछ ऐसे शेप में होते हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग, राइट। अब ये बुलेट ट्रेन भी इसी शेप में होती है, तो ये क्या होता है, आने वाली हवा इस नोज की वजह से ऐसे कट जाती है, तो एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कम लगता है। बॉल बेयरिंग्स यूज करके रोटेशन वाले जो हिस्से हैं वहां पे बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं। सो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन को रेड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए रफ कर दो सरफेस को, सैंड डाल देते हैं हम स्लिपरी ग्राउंड पे, राइट, तो सैंड की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। सैंड इज स्प्रेड ऑन द ट्रैक्स कवर्ड विथ स्नो, तो स्नो भी काफी स्लिपरी हो जाता है, सैंड डालने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, सिंथेटिक रबर इज प्रिफर्ड बिकॉज सिंथेटिक रबर का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू नेचुरल रबर्स। और भी खुद से बनाकर लिख सकते हो वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर खत्म। एक्चुअली में दो चीजें हैं, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए जैसे हाथ से ऐसे पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो सिंपल हाथ सैंड को या तो ऐसे ऐसे कहो कि स्टोन को लग रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स Fc अंदर की तरफ, और हाथ को लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। बहुत अच्छे से याद रखो, बराबर। जो चीज घुमा रही है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और जो चीज घूम रही है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में कपड़े जब घूमते हैं तो मशीन कपड़ों को घुमा रहा है, तो कपड़ों पे सेंट्रीपेटल फोर्स, और मशीन का जो सेंट्रल हिस्सा है उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। अब क्योंकि कपड़े टाइटली टाइड अप नहीं होते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करता है और कपड़ों को बाहर की तरफ एक धक्का फील होता है। सो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कि रोड क्यों ऐसे बैंड किए हुए रहते हैं जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, और कर्व्ड पाथ है तो बाइक वालों को, रेसिंग वालों को देखा होगा ऐसा झुक के निकालते हैं वो अपने बाइसिकल्स या व्हीकल्स, तो क्यों,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है लॉस ऑफ मोशन का, वो बेस्ड है सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पे, राइट। खास करके सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स? कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है तो उसको अंदर की तरफ बांध के रखने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी होता है, और उसका इक्वेशन है mv²/r। r is the radius of the circle and v is the velocity with which the object is going round and round। कहीं पे भी राइट कुछ भी गोल घूम रहा है, या तो कर्व्ड पाथ में घूम रहा है, मे बी पूरा गोल ना घूमे, छोटे से कर्व के थ्रू पास हो, तो ऐसे कर्व जो होगा, छोटा सा कर्व, वो भी किसी बड़े सर्कल का हिस्सा ही है, तो अल्टीमेटली वी से के सर्कल में गोल घूम रहा है। तो ऐसा सर्कल में गोल घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स बहुत जरूरी है। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में या कर्व में घूम रहा है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना जरूरी है। अब कौन देगा उसको वो सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कौन देगा उस ऑब्जेक्ट को mv²/r? तो लॉस ऑफ मोशन में के हिसाब से फ्रिक्शन देगा सेंट्रीपेटल फोर्स। वैसे फ्रिक्शन के अलावा भी काफी फोर्सेस है जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ भी सन के आसपास घूम रही है, तो अर्थ को कर्व्ड पाथ में या एलिप्टिकल पाथ में घुमाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है? तो वो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू द अर्थ टू गो राउंड एंड राउंड। यहां पे हम देखेंगे फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, तो लेवल यानी एकदम ऐसा फ्लैट कर्व में अगर तुमको गाड़ी निकालनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, राइट। जो भी कार है उसका वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कर्व के अंदर की तरफ होगा, यानी सेंटर की तरफ एक्ट होगा हमेशा। फ्रिक्शनल फोर्स ही कार को ऐसा गोल घुमाने में हेल्प करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कार है ना सीधा ऐसा इस रास्ते पे ऐसे चली जाती, अगर फ्रिक्शन कम होता तो। इसको नोट करने के लिए तुम घर के आसपास का कोई भी टर्न लो, राइट। सूखे मौसम में, गर्मियों के मौसम में तुम काफी स्पीड में टर्न ले लोगे, बट बारिश की सीजन में जब रोड गीले हैं तब तुम कर्व लेने में अपनी स्पीड कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से, पानी की वजह से, राइट, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमको स्पीड भी घटानी पड़ती है। तो देखते हैं कि फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है हमको किसी भी कर्व में टर्न लेने के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहां पर इक्वेशन बनेगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स F is given by the frictional force। तो mv²/r, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू, कार मूव हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन mg, है ना। तो वेलोसिटी अगर ढूंढूंगा मैं तो वेलोसिटी मिलेगी मुझे म्यू के इंटू जी आर। सो इस वेलोसिटी के साथ ही मैं टर्न लगा सकता हूं। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल हो जाए, उस हिसाब से मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे मिलेगा कि वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू म्यू के जी इंटू आर, राइट। सो सेंट्रीपेटल फोर्स, फ्रिक्शन जितना सेंट्रीपेटल फोर्स दे सकता है, राइट, तो इस तरह से होना चाहिए कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो कम होना चाहिए फ्रिक्शन से। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा चाहिए
और फ्रिक्शन कम है तो ये होगा। तो अल्टीमेटली कंडीशन यही होनी चाहिए कि जो भी फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, इट शुड बी लेस देन द व्हाट फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड, या तो इक्वल टू हो या तो सेंट्रीपेटल फोर्स कम हो फ्रिक्शन से। समझ में आना चाहिए ये बहुत अच्छे से कि जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होगा वो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करने वाला है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो चाहिए वो फ्रिक्शन से कम होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए। अब ये इक्वेशन से हमको इतना पता चल जाता है कि भाई मास से, वेलोसिटी का मास से कुछ लेना देना नहीं है कर्व में। सो सब व्हीकल स्लो होके ही निकलेंगे, चाहे साइकिल हो, ट्रक हो, कार हो, राइट। जी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर सरफेस को रफ कर दो तो शायद ज्यादा स्पीड से हम मूव कर पाएंगे। सो लेवल रोड यानी ऐसा सीधा ही रोड है और ऐसा टर्न ले रहा है, जैसा कि हमारे घर के आसपास के रास्तों पे होता है। पर इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है कि जैसे हाईवेज, फ्रीवेज, एक्सप्रेसवे, रेसिंग ट्रैक जो होती है वो कैसी होती है, ऐसा सीधा नहीं होता है, वो रोड थोड़ा ऐसा टेढ़ा होता है, ऐसे कार गोल गोल घूमती रहती है। या तो हाईवेज वगैरह पे भी देखा हो या एक्सप्रेसवे पे भी नोट किया हो, तो जो भी रोड है उसको ऐसा प्लेन नहीं रखते, उसको ऐसा थोड़ा टेढ़ा रखते हैं, तो ट्रायंगल सा बन जाता है। इसको हम कहते हैं बैंकिंग, राउंडिंग अराउंड ए बैंक रोड। तो बैंकिंग की वजह से क्या बेनिफिट होता है, तो वहां पर हमने देखा कि भाई वेलोसिटी है म्यू के जी आर, अगर बैंकिंग नहीं किया हुआ है तो बैंकिंग करने से सिंपल एक फायदा होता है कि कर्व में निकलने की स्पीड बढ़ जाती है। कैसे, तो ये डायग्राम राइट क्लियर होना चाहिए। वेट एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, और उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। वैसे ही फ्रिक्शन जो है सरफेस के अलोंग आएगा, राइट। मैं इधर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फिर से। वेट एम जी नीचे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द सरफेस है, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। नॉर्मल रिएक्शन को भी दो हिस्सों में, तो एन कॉस थीटा ये हो जाएगा एन साइन थीटा। वैसे ही फ्रिक्शन का हो जाएगा इस तरफ एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि अगर कर्व में तुम्हें पास होना है तो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना चाहिए। यहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है, पिछली बार कौन दे रहा था, सिर्फ फ्रिक्शन दे रहा था, लेकिन इस बार बैंकिंग की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी दे रहा है। तो दो दो चीजें हमें सेंट्रीपेटल फोर्स दे रही है, तो अल्टीमेटली काफी स्पीड के साथ हम कर्व ले सकते हैं। जनरली एक्सप्रेसवेज वगैरह पे अगर तुम गए रहोगे तो टर्निंग पे ऐसा दिखेगा कि भाई रोड थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है। सो ऐसा टेढ़ा करने से हमको ये बेनिफिट हो जाता है कि ज्यादा वेलोसिटी से हम टर्न काट सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए एम वी स्क्वायर बाय आर, और वो कौन दे रहा है, ये दोनों चीज जो कर्व के सेंटर की तरफ एक्ट हो रही है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। एफ की फ्रिक्शनल फोर्स एफ हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन, राइट। तो फर्दर सॉल्व करोगे, एन साइन थीटा प्लस म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन कॉस थीटा, राइट। सो एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू, एन कॉमन निकाल दो तो साइन थीटा प्लस म्यू के इंटू कॉस थीटा, ये एक इक्वेशन मिला। और एक इक्वेशन मिलेगा हमको, क्या होगा, वर्टिकली एन कॉस थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय एफ साइन थीटा प्लस एम जी। सो वर्टिकल डायरेक्शन वाला इक्वेशन लिखते हैं। हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए वेलोसिटी को ही ऑब्वियसली सब्जेक्ट बनाएंगे, पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे, ऐसे एन कॉस थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय एफ साइन थीटा प्लस एम जी, राइट। तो ये मिलेगा मुझे
एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह पे आएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एन की वैल्यू मिलेगी मुझे एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा। ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, राइट, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर अपॉन एम और नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा, और यहां पर एन की जगह पे एम जी लिख दिया, नहीं एन की जगह पे ये पूरा सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, एन की जगह पे पूरा सब्स्टिट्यूट किया, ये ब्रैकेट एज इट इज साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। सो एम एम कैंसल, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस आर जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा। देखो ये वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी पिछली वाली से ज्यादा है कि कम है, चलो देखते हैं। अगर बैंकिंग नहीं होता, राइट, अगर बैंकिंग नहीं होता तो एंगल कितना रहता, अगर बैंकिंग नहीं होता तो एंगल हो जाता 0, है ना, और अगर एंगल 0 होता, राइट, नो बैंकिंग, अगर बैंकिंग नहीं होता तो थीटा हो जाता 0, थीटा 0 यानी साइन 0 0, राइट, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी म्यू के अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1 और ये 0 हो जाता, तो देखो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू के। ये जो पिछला वाला इक्वेशन था ना वही मिला। तो अब एंगल को बढ़ा दो, अगर थीटा 90 कर दो, 90 तो काफी ऐसे खड़े हो गया, चलो 45 कर देते हैं, 45 करके अगर हम चेक करें तो क्या आता है आंसर, तो अगर मैं थीटा को 45 कर दूं, राइट, तो वेलोसिटी मिलेगी मुझे आर जी साइन 45 1/√2 कॉस 45 भी 1/√2, 1/√2 पूरा का पूरा बाहर, राइट, और 1 प्लस म्यू के बचेगा, नीचे भी cos 45 1/√2 1/√2 पूरा का पूरा बाहर, नीचे बचेगा 1 माइनस म्यू के। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, राइट। अगर उसको भी तुम्हें चेक करना है तो इस इक्वेशन में एक म्यू के की वैल्यू रख दो, लेट्स से हम म्यू के की वैल्यू रख देते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 1 + 1 2 और 1 - 1 0, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो काफी स्पीड से निकल पाएगा। देखो इनफाइनाइट, वैसे इनफाइनाइट तो नहीं रहेगी क्योंकि म्यू के 1 नहीं होता है, 0.9 ले लो और यहाँ पे म्यू के 1 लिख दोगे तो आर जी। सो समझ सकते हो तुम कि बैंकिंग करने से कितना फायदा होता है। ये है वेलोसिटी का इक्वेशन, जिस वेलोसिटी से कार बैंक्ड रोड से टर्न मार सकती है, कार बोलो ट्रक बोलो, मास का कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही साइकिलिस्ट का बेंडिंग, साइकिलिस्ट भी, तुम भी साइकिल चलाते हो वगैरह तो थोड़े झुक जाते हो टर्निंग्स पे, तो वही है कि जो तुम्हारी साइकिल का पहिया है वो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स देता है। बट सेंट्रीपेटल फोर्स को बढ़ाना हो तो या तो रास्ता ही मोड़ दो या तो खुद मुड़ जाओ। यहां पर देखो साइक्लिस्ट खुद मुड़ गया, तो यहां पे भी दो इक्वेशन बन सकते हैं, एक तो फ्रिक्शन को इंक्लूड करके या तो फ्रिक्शन को इंक्लूड किए बिना। चलो हम पहले फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो जो आर साइन थीटा है वो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स देगा, और वर्टिकली आर कॉस थीटा जो कि एम जी के बराबर है। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आर आर कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, एम एम कैंसल, वी स्क्वायर बाय आर जी।
राइट। ये इक्वेशन से तुम वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। अब अगर हम फ्रिक्शन को इंक्लूड कर दे तो आर साइन थीटा के साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स एफ भी जुड़ जाएगा, जो हमको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो आर साइन थीटा आर साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं म्यू एस एन म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है आर, राइट, आर कॉस थीटा। सो विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये एक इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, ये कि आर कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी। यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ ऐसा रिजॉल्व नहीं होने वाला है। सो एम जी, राइट। सो इससे एक तो तुम एंगल ढूंढ सकते हो कि कितना उसको बेंडिंग होना चाहिए, वेलोसिटी भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पर ये दो इक्वेशंस यूज कर सकते हो तुम। तो लाइक मैं यूज कर लू तो आर साइन थीटा प्लस म्यू के, और आर कॉस थीटा की जगह पे मैं रख देता हूं एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। आर साइन थीटा आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस म्यू के एम जी। अब इस इक्वेशन को या ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करके तुम थीटा ढूंढ सकते हो या वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। ये सिंपल केस हो गया जहां पे फ्रिक्शन नहीं लिया या ना के बराबर है, और ये केस लिया कि जहां पे फ्रिक्शन है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। तो इस हिसाब से साइक्लिस्ट कितना बैंड हो सकता है नोट करो, एंगल वर्टिकल से लिया हुआ है। ये है सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। अभी ये जो देखा, पहले हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लॉस ऑफ मोशन में, पर अब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सर्कल में जा रहा है विथ एक्सटर्नल एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। लॉज ऑफ मोशन का आखिरी हिस्सा जो है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। यानी कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा वर्टिकली घुमाते हैं तब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाता है। खास करके उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, राइट। स्पीड बदलती है और बदलनी पड़ती है अगर उसको हमें वर्टिकल मोशन में घुमाते रहना है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से घुमाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा, या तो स्पीड जो रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खास करके जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि किसी भी चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड जो है स्पीड के उसमें वेरिएशंस आएंगे। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो बदल ही रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, राइट। बट स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड में भी वेरिएशन आना चाहिए, और एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे हम घुमा नहीं सकते, उसमें कुछ लिमिटेशंस है। तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल को हम डिस्कस करते हैं कुछ इक्वेशंस रिलेटेड, राइट। तो ये है कुछ इक्वेशंस हम ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन जो है वो है टेंशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट पी। कितना टेंशन होगा जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है, वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम से ही हमको पता चल जाता है कि टेंशन टी विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, राइट। अल्टीमेटली उसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा अंदर की तरफ, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर कितना होगा, टेंशन टी जिसको एम जी कॉस थीटा अपोज कर रहा है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा। इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो, राइट। सो
ये एक इक्वेशन आया mv²/r t माइनस mg cos थीटा एट ए पॉइंट p। t को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, काफी यूज होगा। इट विल बी mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये है टेंशन का इक्वेशन, राइट। अब मैं जाता हूं गोल घूम के हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाएगा? सो एट हाईएस्ट पॉइंट H, राइट, हाईएस्ट पॉइंट H पे टेंशन हो जाएगा, थीटा हो गया पूरा का पूरा 180, राइट। कॉस थीटा बढ़ते बढ़ते पूरा यहां पर होगा अगर पार्टिकल, तो कॉस थीटा 0, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो कॉस थीटा 180। सो टेंशन T हो जाएगा mv²/r प्लस कॉस 180 होता है -1, तो माइनस mg। ये हो जाएगा टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये है टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, मुझे ढूंढनी है वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो कैसे मिलेगी मुझे वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? अब ये टेंशन में से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ये मिनिमम टेंशन है। इतना टेंशन तो होना ही चाहिए, अगर वो पार्टिकल उस पॉइंट से पास हो रहा है तो इतना टेंशन तो होना ही चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो गई, लेट्स से वेलोसिटी 0 हो गई, तो टेंशन हो जाएगा -mg, यानी कि वो नीचे गिर जाएगा। सो ये मिनिमम टेंशन है जो होना चाहिए अगर पार्टिकल को गोल घूम के नीचे निकलना है। अब ये जो टेंशन है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ज्यादा हो सकता है रस्सी के हिसाब से, अगर पत्थर ऐसे घुमा रहे हो तो रस्सी के हिसाब से, राइट। तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो mv²/r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्टीमेटली mv²/r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, तो m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √rg। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं हुई, राइट, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं हुई तो वो पार्टिकल जो हाईएस्ट पॉइंट पे था वहां से वो नीचे गिर जाएगा, ये यहां से नीचे गिर जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन इतना होना चाहिए, वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अब हम आते हैं लोएस्ट, ऐसा गोल घूम के आ जाते हैं लोएस्ट पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी थी H पे, जो कि L, काइनेटिक एनर्जी थी H पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी थी H पे, जो L पे आते आते सिर्फ काइनेटिक में रह गई। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ m vh², ये वेलोसिटी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी mg, और हाइट थी ट्वाइस द रेडियस, शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m vl²। vh की वैल्यू रख दो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा mrg/2 प्लस 2mgr इक्वल टू mvl²/2। m कैंसिल कर दो सब जगह से, तो ये हो जाएगा 5rg/रूट इक्वल टू vl। सो मिनिमम ये वेलोसिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की जब वो नीचे वाले पॉइंट से पास होता है। अब नीचे वाले पॉइंट से पास होता है तो टेंशन कितना होगा, वही इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम, टेंशन T का, राइट। नीचे वाले पॉइंट से पास हो रहा है तो नीचे वाले पॉइंट पे पास हो रहा है तो थीटा हो जाएगा 0। तो हम ऐसा कमेंट लिख सकते हैं कि भाई एट L
थीटा विल बी इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली टी हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ये हो जाएगा टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, राइट। v की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दो, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 5rg, तो 5rg प्लस mg, आर आर कैंसल, यानी टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी 6 mg, मिनिमम 6 mg टेंशन फील होगा लोएस्ट पॉइंट पे, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, राइट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ये है टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, ये है वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। अब हम आते हैं ये वाले पॉइंट पे कि यहां पे जब पहुंचेगा तब कितना होगा, तब वेलोसिटी कितनी होगी और टेंशन कितना होगा। तो टेंशन का इक्वेशन था हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट। ये हमारा टेंशन का इक्वेशन था। अब मैं एम पे पहुंचा तो एट एम भी मैं अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी एल पे वो बन गई काइनेटिक एनर्जी एट एम एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी एट एम। तो एल पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी एल स्क्वायर, बट वी एल तो था 5 GR, तो 5 GR इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम एनर्जी, वेलोसिटी की जगह पे ऐसे लिख देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी एम पे हो जाएगी हाफ एम वेलोसिटी एट द एम स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी, और हाइट कितनी बड़ी, रेडियस जितनी, तो एम जी आर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो m सब जगह से कैंसल हो जाएगा, वी एम स्क्वायर बाय 2, एम जी आर को इधर भेज दो तो 5 mgr माइनस 3 mgr बाय 2, m 3gr बाय 2, m तो कट हो गया है, m तो कट हो गया है, तो 3gr बाय 3gr बाय 2, 2 दोनों साइड से कैंसल, तो वेलोसिटी एट दिस मिडल पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3gr, स्क्वायर रूट ऑफ 3gr, इतना होना चाहिए। और टेंशन भी हम निकाल सकते हैं, कितना होगा टेंशन के इक्वेशन में से, वेलोसिटी थी 3gr, राइट, बाय आर, आर आर कैंसल, प्लस cos 90 0 होता है तो 0, तो टेंशन जो होगा कौन से वाले पॉइंट पे, m वाले पॉइंट पे, वो होगा 3 mg। सो टेंशन और वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, मिडल वाले पॉइंट पे कितनी होगी, राइट। ये इक्वेशंस मैंने तुमको डिराइव करके बताया, बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए और डिराइव करते भी आने चाहिए, और एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते भी आने चाहिए। सो इसमें से कुछ चीजें फिंगर टिप्स पे रह जानी चाहिए कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 5gr, और सॉरी rg, लोएस्ट पॉइंट पे 5gr और मिडल पॉइंट पे 3gr, हाईएस्ट पे gr, लोएस्ट पे 5gr और मिडल वाले पॉइंट पे 3gr। अब कोई भी एप्लीकेशंस ले लो, व्हेन ए बकेट कंटेनिंग वाटर इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल, तो कंडीशन यही आएगी कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए gr, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू gr, लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, और जो मिडल वाला पॉइंट था वहां पे वेलोसिटी होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3gr। या तो फिर टेंशन के टर्म्स में भी कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, हाँ, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, वी एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा 2 mg, और उसी हिसाब से जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे भी हमने कैलकुलेट किया टेंशन,
तो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। सो लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और मिडल पॉइंट के लिए 3 mg, और मिडल पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg। सो मिडल पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, मिडल पॉइंट की वेलोसिटी, ये कुछ भी यूज करके तुम प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो, कि बाल्टी में पानी भर के ऐसे 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 घुमाओगे तो भाई हाइट पे मिनिमम स्पीड अगर इतनी है तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, एल्स गिर जाएगा। और इसी के हिसाब से जो स्टंट्स होते हैं, जैसे पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली लूप ए वर्टिकल सर्कल विदाउट फॉलिंग, तो वो एयरक्राफ्ट ऐसा उड़ते 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 आएगा और सडनली ऐसा लूप मार के ऐसे निकल जाएगा। तो ये लूप मारने में कितने रेडियस का लूप मारना है, राइट, उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है कि वेलोसिटी इससे तो ज्यादा होनी चाहिए। ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, और लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 5 rg, है ना। ये रहा लोएस्ट पॉइंट पे 5 gr बोलो, rg बोलो, तो जाके वो परफेक्टली टर्न ले पाएगा, सर्कल घुमा पाएगा। वैसे ही सर्कस में भी मोटरसाइकिलिस्ट इज एबल टू परफॉर्म सेम, सर्कस में भी ऐसा आएगा, मोटरसाइकिलिस्ट ऐसा सर्कल टाइप का रैंप होगा और वो ऐसे निकल जाएगा। अगेन सेम थिंग कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होगी तो ही वो लूप में घूम पाएगा, अदरवाइज नॉट। तो ये है डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लॉस ऑफ मोशन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे वर्क, पावर और एनर्जी।